A student secures 38% of the total marks in an examination and gets 18 marks more than the pass mark. A student secured 27% of the total marks in the same exam and failed by 37 marks. What is the pass mark as a percentage of the total marks? जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो ये समझो ये गिफ्ट है। बहुत ही आसानी से आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जिसने अगर 38% स्कोर किया है तो वो पास मार्क्स से कितना ज़्यादा है, वो पास मार्क्स से ज़्यादा है 18 मार्क्स, प्लस 18 ज़्यादा है। तो लेट्स से यहाँ पे ये पास मार्क्स है। और दूसरा स्टूडेंट है जिसने 27% अगर स्कोर किया है तो ये पास मार्क्स से कितना कम है, वो कम है आपका 37 मार्क्स। ठीक है, तो अगर परसेंटेज टर्म में देखोगे तो इन दोनों मार्क्स के बीच में परसेंटेज टर्म में डिफरेंस कितना है, वो है 11% का डिफरेंस। और इन दोनों के बीच में मार्क्स के टर्म में कितने का डिफरेंस है, 27% से ये 37 और यहां से 18, तो टोटल 37 प्लस 18 दैट इंप्लाई 55 का डिफरेंस है। तो 11% अगर 55 है तो सिंपली आप यहां से निकाल सकते हो कि 1% का वैल्यू किसके इक्वल होगा, वो होगा 55/11 दैट इंप्लाई 5। सो अगर 1% 5 है तो 100% दैट इंप्लाई टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 500। सही सुनो, तो आपसे पूछ रहा है कि जो पासिंग मार्क्स है वो टोटल मार्क्स का कितना है। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, वो होगा 27% और प्लस 37। अगर 1% 5 है तो 27% कितना होगा, सिंपली इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 500 और 7 इंटू 5 35, तो ये आएगा 135 और प्लस इसमें ऐड कर दो 37, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 172। और आपसे पूछा परसेंटेज, तो 1% का वैल्यू यहाँ पे कितना था 5, तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे 172 डिवाइडेड बाई 5, यहां से वैल्यू किसके इक्वल आएगा 34.4। देखो 30 इंटू 5 तो 150, 4 इंटू 5 20, तो 170 पे पहुंच गए। तो एज सिंपल एज दैट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, गिफ्ट समझो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए मोटर बाइक विच इज सोल्ड एट 20% profit went up by 40%. What should be the percentage increase in the selling price to maintain the profit percentage the same even at the new cost of production? अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करोगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। वो कैसे, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट इनिशियली 20% था, तो कुछ सेलिंग प्राइस होगा और कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। सिंपल सी बात है, इसको मेंटेन करना है तो जितना कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज होगा उतना ही सेलिंग प्राइस में भी इंक्रीज कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसी दोनों का डिफरेंस तो प्रॉफिट है। तो जो कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज है वही पास ऑन कर दो सेलिंग प्राइस पे, जो आपका लागत बढ़ रहा है वो कस्टमर पे ट्रांसफर कर दो। तो अगर 40% से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस भी कितने से इंक्रीज होना चाहिए 40%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ए। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो इजिली वेरीफाई कर सकते हो, वो कैसे, देखो अज्यूम कर लो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। मींस आपको प्रॉफिट कितना मेंटेन करना है, आपको प्रॉफिट मेंटेन करना था 20%। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है, कॉस्ट प्राइस हो गया है 40% से इंक्रीज हो गया है, तो अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है 140। सेलिंग प्राइस कितना होगा, सिंस इस पे आपको चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 1/5 से इंक्रीज करोगे, मतलब 6/5 का फैक्टर हो जाएगा, एक ज्यादा होगा 5 पे। तो अब जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 140 इंटू 6/5, 5 से ये 2 और 8, तो 28 में इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा ये 168। सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 168।
सेलिंग प्राइस इनिशियल कितना था 120, अब कितना हो गया 168, तो कितने का इंक्रीज हुआ है? दोनों के बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 48 का, कितने पे 120 पे, सही सुनो। आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 12 से ये 4 और 12 से ये 10, तो ये आ गया आपको 4/10। और आपको पता है इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 1/10, 1/10 का वैल्यू किसके इक्वल 10%, तो यहाँ से भी आएगा 40%। तो हमारा आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। तो लॉजिकली सोच के आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आनंद कट ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ट्वाइस, विद द फर्स्ट कट ही डिक्रीज्ड इट्स एरिया बाय 40%, with the second cut he decreased its area by 50%. Its final area was 30 square centimeter less than its area after the first cut. Find the original area in square centimeter. देखो बाय डिफॉल्ट कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने वाला होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप ऑप्शन कैसे चूज करोगे। बेस्ट तरीका क्या है, जब भी 4 ऑप्शन गिवन हो ना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 80, 90, 100 और 121, तो आप ऑप्शन से अटेम्प्ट करने का बेस्ट वे होता है कि आप मिडिल वाले ऑप्शन से स्टार्ट करो, ना ही लोएस्ट और ना ही हाईएस्ट, मिडिल वाले किसी एक ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करो। मैक्सिमम क्वेश्चन में जो ऑप्शंस के थ्रू आंसर है ना, वो 80% क्वेश्चन में मिडिल वाला ही आंसर होता है। तो लेट से सपोज मैंने 90 ले लिया, तो अगर हम 90 लेंगे तो 90 में फर्स्ट कट के बाद एरिया 40% रिड्यूस हो गया है, तो 90 का 40% कितना होगा, होगा 36। तो 90 से अगर 36 कम करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 54, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। नाउ सेकेंड कट के बाद यहाँ पे एरिया फिर से 50% रिड्यूस हो गया है, तो 54 से अगर 50% रिड्यूस करोगे तो इसका हाफ दैट इंप्लाई 27 रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना आएगा 27। नाउ क्वेश्चन में ये गिवन था कि फाइनल एरिया वाज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस देन इट्स एरिया आफ्टर फर्स्ट कट, तो फाइनल कितना है 27 और फर्स्ट कट के बाद एरिया कितना था 54, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 30 का नहीं है। सो हमारा आंसर 90 तो हो नहीं सकता, 90 नहीं होगा तो इससे जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे 3 की कमी थी, तो एक नेक्स्ट ऑप्शन ले लो। तो अगर 100 लोगे तो फर्स्ट कट के बाद यहाँ पे -40% हो गया है, तो एरिया कितना आएगा 60, इसमें फिर 50% का रिडक्शन है माइनस, तो अब कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 30। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ क्वेश्चन को आप अज्यूम करके और एक्स और वाई सॉल्व करने की कोशिश करोगे अज्यूम करके तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एप्टीट्यूड में आपको टाइम को भी देखना होता है एक्यूरेसी के साथ साथ। टू नंबर्स a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio of a is to b. So क्या गिवन है 5% of a प्लस 4% of b, और ये किसके इक्वल है 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए, तो 2/3 मीन्स बोले तो 2/3 और 6% ऑफ क्या लिखोगे ए, और प्लस आप लिखोगे 8% ऑफ बी। ठीक है, सिंपल परसेंटेज को वेरिएबल की तरह यूज करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 15% ऑफ ए प्लस 12% ऑफ बी, और ये इक्वल टू क्या आएगा 12% ऑफ ए और प्लस 16% ऑफ बी। ए को एक तरफ ले लो, अगर आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा 3% ऑफ ए, और इसको राइट साइड में ले लो तो यहाँ पे मिल जाएगा 4% ऑफ बी। ठीक है, ए इज टू बी का रेशियो पूछ रहा था, तो सिंपली आप क्या लिखोगे ए बाई बी इज इक्वल टू 4% डिवाइडेड बाई 3%, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा 4/3। सो ऑप्शन डी। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से और इसने मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक ऐसा नंबर लो जो इन दोनों फ्रैक्शन का क्या हो मल्टीपल हो, सो दैट आपको कंपेयर करना आसान हो। तो मान लो नंबर को 15 नंबर ले लो, तो 15 में 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 9, 5 से ये 3 और 3 इंटू 9 तो ये 9 आ गया। लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना कितने से था, उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, तो एक्चुअल टर्म में क्या आना चाहिए था
वो आना चाहिए था 15 इंटू 5/3, दैट इम्प्लाई 3 से ये 5 यानी 25। तो आना चाहिए था 25, लेकिन इसने आंसर ले आया है 9। तो कितने का एरर किया इसने? दोनों के बीच का डिफरेंस का एरर किया 16 का। और कितने पे? रियल टर्म्स में तो ये आना चाहिए था, तो 16 का एरर है 25 पे। तो आप इसको लिख सकते हो 16 इंटू 1/25। 1/25 का वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होता है? 4% के। सो हमारा आंसर क्या होगा? 16 इंटू 4, दैट इम्प्लाइज 64%। A tempo is insured to the extent of 4/5 of its original value. 4/5 का क्या मतलब है? 80%. If the premium on it at the ratio of 1.3% amounts to 910, the original value of the tempo is. मान लो T है टेम्पो का कॉस्ट प्राइस, तो इंश्योरेंस कितने का मिलेगा? वो मिलेगा 4T/5 का, ठीक है। और प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है टोटल वैल्यू का वो अमाउंट जो आपको इंश्योरेंस के लिए पे करना होता है। तो इस अमाउंट का 1.3% किसके इक्वल है? वो है 910 के। तो सिंपली आप यहां से क्या लिखोगे? 40/5 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 910। यहां से आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू 910 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.3। ये डेसिमल हटाने के लिए आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या लिखोगे? 910 इंटू 100 इंटू 5 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई आपको मिल जाएगा 4 इंटू 13। 13 से ये 70, 4 से ये 25। देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो? 70 इंटू 10 तो 700, और 700 और 25 इंटू 5 तो ये 125 आएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? 100 को यहां से निकालो, 125 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 875 और उस पर 20। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इन ए थिएटर द नंबर ऑफ सीट increased by 20% and the price per ticket is increased by 10%, but the public response decreased by 30%. What is the net effect on the economy of the theater? देखो इकोनॉमी ऑफ द थिएटर का क्या मतलब है कि रेवेन्यू कितना आएगी थिएटर को। रेवेन्यू किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्राइस का, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स का, और वो डिपेंड करेगा पब्लिक रिस्पॉन्स का। सी सुनो, जितना आप प्राइस बढ़ाओगे, जितना सीट बढ़ाओगे और जितना रिस्पॉन्स बढ़ेगा उतना ही रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पे दो चीज तो इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। यहां पे प्राइस में क्या चेंज आ रहा था? प्राइस पर टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि 1/10 से इंक्रीज हो गया है प्राइस। तो अगर इनिशियल प्राइस 10 था तो फाइनल प्राइस क्या होगा? इससे 1 ज्यादा। इट मीन्स प्राइस का फैक्टर आएगा 11/10। अब सीट में क्या चेंजेज है? वो इंक्रीज हो गया है 20% से। 20% का क्या मतलब है? 1/5 से इंक्रीज। मींस अगर इनिशियल सीट 5 था तो फाइनल सीट कितना हो गया? 1 ज्यादा। तो ये 6/5 का फैक्टर आएगा। और रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है? 30% का डिक्रीज है। इसका क्या मतलब है? 3/10 से ये कम हो रहा है। 3/10 का कम होने का क्या मतलब है कि 3 की कमी आएगी कितने पे? 10 पे। इट मीन्स ये जो फैक्टर आएगा वो आएगा 7/10 का। तो यहां से आप क्या लिखोगे? 7/10। यही आपका चेंजेस होगा। न्यूमरेटर में कितना आएगा? 6 इंटू 7 तो 42 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई यहां पे नीचे 500 हो जाएगा। आपको पता है 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। ये कितना होगा? 462 और डिवाइडेड बाई 500। 11 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं? इन दोनों डिजिट का सम मिडिल में रख देते हैं। अब देखो यहां पे इनिशियल 500 था और फाइनल कितना है? 462। तो कितने की कमी हो रही है? ये कमी हो रहा है 38 का, और कितने पे? 500 पे। यही तो परसेंटेज टर्म में होगा, और इसको परसेंटेज निकालना आसान है। देखो 500 का 1% किसके इक्वल है? 1% इक्वल है 5 के। सो 38 कितना होगा परसेंटेज टर्म में? 38/5। दैट इम्प्लाई ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 7.6 के। और यही क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे आंसर 7.6 कोई भी नहीं है। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी।
None of these.